हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 7 जून तक हो सकती है मॉनसून की एंट्री। 23 को तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। झारखंड में जल्द ही मॉनसून की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 7 जून तक मॉनसून झारखंड में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार झारखंड में मॉनसून अच्छा रहने वाला है। केरल में 25 से 27 मई के बीच मॉनसून प्रवेश करने वाला है। ऐसे में झारखंड में मॉनसून की 7 जून तक आने की संभावना है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर पूरे राज्य में मॉनसून छा जाएगा। बता दें कि राज्य में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन आसमान से गिर रही बिजली कई लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। बुधवार को भी बारिश ने पूरे राज्य में कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। आज भी मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग, कोदरमा और रांची के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही 23 मई को मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। वहीं 26 और 27 मई को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, जबकि राजधानी रांची में 27 मई तक हर दिन बारिश होने के आसार हैं। झारखंड में आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी राहत। 5 साल की सेवा, वेतन वृद्धि और 4 लाख का इंश्योरेंस मंजूर। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक समाप्त हुई है। आज की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें झारखंड में आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मियों के लिए झारखंड मैनपावर आउटसोर्सिंग को रेगुलेशन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें अब किसी भी कर्मी को कम से कम 5 साल के लिए आउटसोर्स पर रखा जाएगा। फिर उसे 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकेगा। उसे प्रति वर्ष 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडर को न्यूनतम वेतन देना होगा। वेतन निर्धारण के लिए अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा। आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। जैप आईटी में एक गिरवान सेल का भी गठन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों को 4 लाख तक का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस भी होगा। एक अन्य फैसले में झारखंड में संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय मदरसा और संस्कृत विद्यालय के 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ पुस्तक एवं कॉपी दिया जाएगा। इस पर प्रतिवर्ष 4 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च होंगे। 41,755 छात्र छात्रा लाभान्वित होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 3 स्टेशनों का उद्घाटन। मिलेंगी कई सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 22 मई 2025 को झारखंड को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित 3 रेलवे स्टेशनों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 3 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। गोविंदपुर रोड, राजमहल और शंकरपुर देश भर के उन 103 अमृत भारत स्टेशन में शामिल हैं, जिनका मोदी ने डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। खूंटी जिले के गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में झारखंड के भूमि एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची डिवीजन के अंतर्गत हटिया राउरकेला खंड पर स्थित गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर करीब 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की नींव 26 फरवरी 2024 को रखी गई थी। रेलवे ने बताया है कि इस स्टेशन में पहले केवल बुनियादी सुविधाएं थीं। अब यह एक आधुनिक, सभी सुविधाओं से सुसज्जित और पर्यावरण अनुकूल स्टेशन में बदल गया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट के 10 बड़े फैसले। अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें, आउटसोर्सिंग स्टाफ को आरक्षण का लाभ,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार 22 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 10 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के फैसले को मंजूरी दी। आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाने वाले कर्मियों को भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। सालाना 3% उनको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। कैबिनेट में जल संसाधन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों के लिए साइंस मैगजीन और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए प्रतियोगी मैगजीन प्रत्येक माह उपलब्ध कराने का फैसला सरकार ने किया है। देवघर में पुलिस हिरासत में साइबर अपराधी की मौत के बाद बवाल, परिजनों का आरोप, पुलिस पिटाई से गई जान। देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद गुरुवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। मृतक युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामला पालोजोरी थाना क्षेत्र के दुधनी गांव का है, जहां साइबर थाना और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर अपराध के शक में 4 युवकों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान 35 वर्षीय मेराज अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव के पोस्टमार्टम के बाद जब उसे गांव लाया गया तो परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस पर हिरासत के दौरान बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया। मृतक के भाई महबूब अंसारी ने दावा किया कि पुलिस ने मेराज को हिरासत में लेने के साथ ही मारना शुरू कर दिया था और विरोध करने पर आसपास के लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। होटवार जेल से रिम्स शिफ्ट किए गए आईएएस विनय चौबे। शराब घोटाले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी विनय चौबे को आज होटवार जेल से रांची के रिम्स में स्थानांतरित किया गया। जानकारी के मुताबिक वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ हैं। उनके वकील ने बताया कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अधिक समय तक खड़े रह सकें। उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ तत्कालीन संयुक्त उत्पाद सचिव गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक एसीबी कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जो जानकारी एसीबी की तरफ से दी गई उसके अनुसार करीब 38 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें सबकी भागीदारी है। फिलहाल इस मामले की जांच एसीबी आगे कर ही रही है। दरअसल झारखंड ने 2022 में छत्तीसगढ़ के तर्ज पर शराब बिक्री की नई नीति लागू की थी। इस नीति को जमीन पर उतारने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट के तौर पर जोड़ा गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि घोटाले की नींव यहीं से रखी गई। नीति को लागू कराने में झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह की भूमिका प्रमुख बताई जा रही है। इन दोनों के अलावा कुल 7 लोगों पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज है। यह केस रांची के अरगोड़ा निवासी विकास सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मांग, गैर मजरूआ जमीन से संबंधित हाईकोर्ट का फैसला लागू करे सरकार। गैर मजरूआ जमीन से संबंधित मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने की मांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की है। गुरुवार 22 मई को चैम्बर भवन में प्रेस वार्ता के दौरान चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से सभी डीसी को गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री करना, दाखिल खारिज करना और रसीद काटना आरंभ करने का आदेश जारी किया जाए। इससे उद्योग लगाने में आसानी होगी, क्योंकि रसीद कटने के बाद बैंक से ऋण की आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे सरकार को भी कई माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी और विकास की गति बढ़ेगी।
परेश गट्टानी ने कहा कि CNTSPT एक्ट के कारण झारखंड में पहले से ही उद्योग लगाने में भूमि से संबंधित एक जटिल समस्या हमेशा बनी रहती है। उसके बावजूद पूर्व की सरकार ने दिनांक 26 अगस्त 2015 को पूरे राज्य में गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और रसीद काटना बंद कर दिया था, जिस कारण झारखंड में बड़े बड़े उद्योगों और व्यापारियों को बड़ा झटका लगा था। जो भूमि पट्टा बैंक में मॉर्गेज था उसे बैंक द्वारा आदेश पारित कर दूसरी कॉल लेटर सिक्योरिटी देने की बात कहते हुए लोन बंद करने की धमकी दी थी। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी, 3,54,000 लाभुकों को मई के अंत तक खातों में आएगी राशि। पलामू जिला प्रशासन मनिया सम्मान योजना के अंतर्गत 3,54,195 लाभुकों को मार्च, अप्रैल और मई महीने की राशि भुगतान करने की तैयारी में है। संबंधित लाभुकों के बैंक खातों में मई के अंतिम सप्ताह तक राशि भेजी जाएगी। झारखंड सरकार की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित इस योजना के लिए पलामू को कुल 559 यूनिट का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने योजना पोर्टल से 3,71,408 लाभुकों का डाटा डाउनलोड किया है, जिसमें से 3,54,195 का डाटा फिलहाल सही पाया गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1,155 लाभुकों की उम्र अधिक पाई गई है, 619 लाभुकों का PMFS डाटा फेल हुआ है और 15,179 लाभुकों के बैंक खातों में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। इन्हें फिलहाल भुगतान प्रक्रिया से अलग रखा गया है। सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने बताया कि इस बार आधार लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। ऐसे लाभुक जिनका खाता आधार से जुड़ा है, उन्हें राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत अन्य 6 राज्यों के सचिवों को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को चिकित्सा सुविधाओं और अन्य भत्तों से संबंधित अपने आदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में यह नोटिस दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति अभय एसोका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने 18 फरवरी को जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। पीठ ने कहा, जहां तक छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और दिल्ली राज्य का सवाल है, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है। इन राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे कारण बताने को कहा जाए कि इन राज्यों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। रांची जिला में सर्वजन पेंशन योजना के पेंशनधारियों को मई तक की पेंशन राशि का भुगतान। रांची जिला में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत पेंशनधारियों को मई महीने तक के पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2,14,350 लाभुकों के बैंक खाते में राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। इनमें मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुक शामिल हैं। झारखंड के निजी अस्पताल संचालकों की सरकार से मांग, बकाया 140 करोड़ रुपए का जल्द हो भुगतान। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के निजी अस्पतालों में हुए इलाज की करीब 140 करोड़ की राशि बकाया है। यह जानकारी निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई के सदस्यों ने रांची के IMA भवन में संवाददाता सम्मेलन कर दी है। सदस्यों ने बताया कि बकाया नहीं मिलने के कारण अस्पताल का संचालन करने में परेशानी हो रही है। इस दौरान सदस्यों ने सरकार से
जल्द बकाया भुगतान करने की गुहार लगाई। सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार गंभीर नहीं हुई तो धीरे धीरे सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभुक मरीजों का इलाज बंद हो जाएगा। 520 बेड वाले आदिवासी छात्रावास का भूमि पूजन करने के बाद बोले हेमंत सोरेन, छात्र छात्राओं को देंगे सभी संसाधन। झारखंड के छात्र छात्राओं का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन्हें हर संसाधन उपलब्ध करवाएगी ताकि विद्यार्थी हर क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार 22 मई को रांची के करमटोली स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में 520 बेड वाले अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में नया आयाम जोड़ने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसी कड़ी में आज आदिवासी छात्रावास निर्माण की हमारी परिकल्पना भूमि पूजन के साथ साकार हो रही है। सीएम ने कहा, उस दिन हमें और भी खुशी होगी जब सभी आवश्यक सुविधाओं से संपन्न यह छात्रावास पूरी तरह बनकर तैयार होगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों से अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर आने वाले गरीब आदिवासी बच्चे यहाँ शिफ्ट करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों से कहा कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। उनकी जो भी समस्याएं और चिंताएं होंगी उसे सरकार दूर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावास में विद्यार्थियों को अब अपने घर से चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री लाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सरकार की ओर से तीनों वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ रसोइया और चौकीदार भी होंगे। वहीं विद्यार्थियों के पठन पाठन से संबंधित जरूरी संसाधन की भी व्यवस्था होगी। अगले माह होगी दुकान की लॉटरी। जुलाई से निजी हाथों में खुदरा शराब की बिक्री। झारखंड में नई उत्पाद नीति को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग द्वारा उत्पाद नीति से जिलों को अवगत कराया जाएगा। जिला स्तर पर दुकानों की संख्या निर्धारित की जाएगी। दुकानों की संख्या उपायुक्त की देखरेख में तय होगी। राज्य में वर्तमान में 1452 खुदरा शराब की दुकानें हैं। दुकानों की संख्या 1600 तक हो सकती है। खुदरा शराब दुकान की बंदोबस्ती ई लॉटरी के माध्यम से होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। दुकानों की लॉटरी 15 जून तक शुरू हो सकती है। जुलाई से नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकान का संचालन किया जाएगा। राज्य में खुदरा शराब की बिक्री से 3000 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई उत्पाद नीति के तहत शराब बिक्री की निगरानी के लिए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके तहत सभी खुदरा शराब दुकान, गोदाम व चेक पोस्ट की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी। शराब आपूर्ति करने वाले वाहनों की निगरानी जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से की जाएगी। शराब की बोतल पर लगे क्यूआर कोड के माध्यम से इसके असली नकली होने की जांच की जा सकेगी। खुदरा शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। नई नीति के तहत अधिक बिक्री करने वाले दुकानदारों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने नई उत्पाद नीति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे राजस्व की वृद्धि होगी और शराब कारोबार में पारदर्शिता आएगी। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। झारखंड में बिना क्यूआर कोड के नहीं बिकेगी दवा, नहीं तो लाइसेंस होंगे रद्द। झारखंड में बढ़ रहे नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने नकली दवा के कारोबारियों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन खराब गुणवत्ता वाली दवाओं में पाए जाने वाले कोडीन और अल्कोहल जानलेवा है। इससे ब्रेन और लिवर खराब हो रहे हैं। मंत्री ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि अब राज्य के बाजारों में बिना कोड की दवाइयां नहीं बिकेगी।
एनएचएम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन पर कोड लगाया जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए कोड अनिवार्य कर दिया है। अब पेनकिलर, बुखार की दवा, प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवा, शुगर व थायराइड की दवा, गर्भनिरोधक व विटामिन सप्लीमेंट्स जैसी प्रमुख दवाएं कोड के बिना बाजार में नहीं बिकेंगी। यह कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे नकली दवा की पहचान तुरंत हो सकेगी। रामगढ़ में कनॉट प्लेस दिल्ली की तर्ज पर बनेगा गोला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। रामगढ़ जिले के गोला में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर गुरुवार को डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक हुई। बैठक में गोला मार्केटिंग परिसर निर्माण के लिए तैयार कार्य योजना की जानकारी दी गई। बताया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर गोला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। परिसर में 78 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही डेली मार्केट के लिए 84 वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। बैठक के दौरान डीसी ने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों व अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए अंचल अधिकारी गोला को तत्काल स्थल निरीक्षण करने व जमीन की मापी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही वेंडिंग जोन की घेराबंदी कर थोक विक्रेताओं के लिए स्थान चिह्नित करने का निर्देश दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व लोगों ने भी कई सुझाव दिए, जिस पर उपायुक्त डीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन समारोह 25 मई को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन समारोह 25 मई को रांची के डांगरा टोली स्थित स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा और राजस्थान फाउंडेशन, रांची चैप्टर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बताते चलें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को जमशेदपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 75वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद वे रांची आएंगे, जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। 26 मई को वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय मारू और संयोजक मुकेश काबरा ने रांची के सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे 25 मई को शाम 5 बजे स्वर्ण भूमि सभागार में आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में पहुंचकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरणीय बनाएं। 23 से 28 मई तक झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। झारखंड में आने वाले कई दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर के बीच रहने का अनुमान है। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने दी है। अभिषेक आनंद ने बताया कि 23 मई के लिए विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं का झोंका चलेगा। इसके साथ ही वज्रपात होने की भी संभावना है। इतना ही नहीं, झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंके के साथ वज्रपात की संभावना है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर रहने की उम्मीद है। एक और येलो अलर्ट में मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं निकटवर्ती उत्तरी मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शनिवार 24 मई के लिए 2 येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। पहले अलर्ट में मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात होने की संभावना है। रविवार और सोमवार यानी 25 और 26 मई के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार यानी 27 और 28 मई को राज्य में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं का झोंका चलेगा। वज्रपात होने की भी संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।
टैक्स फेल और ओवरलोडेड वाहनों पर सख्ती, 6 लाख जुर्माना वसूला गया। 5 वाहन जब्त। जिले में टैक्स चोरी और ओवरलोडिंग जैसे मामलों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार की अगुवाई में वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह विशेष अभियान कचहरी चौक, मोरहाबादी और मेसरा क्षेत्र में एक साथ चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहनों की जांच की गई। इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने टैक्स फेल, ओवरलोडिंग, बिना परमिट, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और सवारी वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों को बैठाने जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। अधिकारियों ने बारीकी से कागजातों की जांच की और कई वाहनों को रोककर मौके पर ही दस्तावेज सत्यापित किए। पूरे अभियान के दौरान कुल 189 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 26 वाहन ऐसे पाए गए जिनके कागजात अधूरे या गलत थे। इन पर 6,03,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। यह जुर्माना मौके पर वसूला गया या वैधानिक प्रक्रिया के तहत वसूली की जा रही है। गंभीर उल्लंघनों की श्रेणी में आने वाले 5 वाहनों को जब्त कर लिया गया। इनमें से 4 वाहन मेसरा क्षेत्र में तथा एक वाहन मोरहाबादी टीओपी में सुरक्षार्थ रखा गया है। जब्त वाहनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जिले में टैक्स चोरी और ओवरलोडिंग जैसे मामलों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार की अगुवाई में वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह विशेष अभियान कचहरी चौक, मोरहाबादी और मेसरा क्षेत्र में एक साथ चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहनों की जांच की गई। कोडरमा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। एक ही वाहन में सवार थे 9 लोग। कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के लोकाई तालाब के समीप गुरुवार की सुबह एक ऑटो और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों से मिली जानकारी के अनुसार झुमरी तिलैया के नरेश नगर से ऑटो में 9 लोग सवार होकर डोमचांच की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लोकाई तालाब के समीप विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वैन से जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो चालक समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कोडरमा थाना के पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक महिला समेत 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नरेश नगर निवासी मुकेश कुमार और चंदा देवी के रूप में हुई है। वहीं बाकी अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। कोयले के अवैध खदान में फंसे 3 लोग। हजारीबाग सांसद ने प्रशासन पर उठाए सवाल। हजारीबाग जिले में अवैध कोयले का काला खेल खूब चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हजारीबाग और आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश ने अवैध खेल का पर्दाफाश कर दिया है। केरेडारी थाना क्षेत्र के कंडाबेर और बारियातू सीमावर्ती क्षेत्र स्थित खावा नदी के किनारे कोयले की अवैध खदान की चाल में 3 ग्रामीण फंस गए हैं। खदान की चाल में फंसने वालों में कंडाबेर गांव निवासी रीतलाल के बेटे 45 वर्षीय प्रमोद साव, शंभू साव के 25 वर्षीय बेटे उमेश कुमार और ट्रैक्टर चालक बदरुद्दीन मियां के बेटे 25 वर्षीय नौशाद आलम शामिल हैं। पिछले 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी तीनों लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है, जिनकी खोजबीन जारी है। घटना बुधवार की दोपहर 3 बजे की है। घटना के बारे में बताया गया, अचानक वर्षा होने के कारण खावा नदी में जल स्तर बढ़ गया। नदी के किनारे स्थित कोयले की अवैध खदान में नदी का पानी घुसने लगा। उसी क्रम में खदान से पानी की मशीन निकालने के चक्कर में तीनों खदान के अंदर ही फंस गए। अचानक बीच सड़क पर धूं-धूं कर जलने लगी बाइक, देखकर हैरान रह गए लोग। लोहरदगा जिले में आग लगने की घटना सामने आई है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के कचहरी मोड़ के समीप एक चलती बाइक में देखते ही देखते आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की,
लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कुडू थाना क्षेत्र के बड़की चांपी निवासी बाइक चालक लोहरदगा से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी क्रम में कचहरी मोड़ के पास अचानक चलती बाइक में आग लग गई। युवक ने अपनी सूझबूझ से तुरंत बाइक से कूदकर जान बचाई और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते बाइक पूरी तरह से जल गई। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में ईडी ने जब्त किए 60 लाख रुपए। प्रवर्तन निदेशालय ने 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले से जुड़े केस की जांच के दौरान 60 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये पैसे विभिन्न शेल कंपनियों के अकाउंट में जमा थे। ईडी वर्तमान में इस केस में आगे की जांच कर रहा है। मालूम हो कि ईडी ने इस घोटाले में 8 मई को रांची, जमशेदपुर और कोलकाता के विभिन्न ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर घोटाले के मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया का नाम शामिल है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी फर्जी जीएसटी बिल तैयार करते थे और आईटीसी का गलत लाभ लेते थे। जांच के दौरान आरोपियों द्वारा करीब 14,325 करोड़ रुपए का फर्जी बिल तैयार करने की पुष्टि हुई थी। फिलहाल ईडी इस केस के मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इस केस में ईडी ने छापेमारी के दौरान सबसे पहले विक्की भलोटिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मई को कोलकाता में छापेमारी के दौरान शिव देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित गुप्ता की गिरफ्तारी गई थी। गिरफ्तारी के बाद तीनों को वहां से ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाकर न्यायालय हिरासत में ईडी ने जेल भेज दिया था। उसके बाद इस केस में जीएसटी का लाभ लेने के लिए तैयार की गई शेल कंपनियों के अकाउंट की जांच की जा रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।